Everyone, we welcome you to our first online demo class, Swanky Paravite classes. आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी एनाटॉमी। एनाटॉमी में जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पोर्शन से, हम उनको आज क्लियर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनाटॉमी होता क्या है। उससे पहले हम एक बार अपना कर्सर ले लें। स्पॉटलाइट आ गया है। एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एनाटॉमी किसका स्टडी होता है? हमारी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उन सब के स्ट्रक्चर का, उन सब के फॉर्म को पढ़ना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है ग्रोस एनाटॉमी, जिसका दूसरा नाम होता है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रोस का मतलब होता है, मतलब पूरा का पूरा, या फिर कुछ बड़ा चीज़ों को मिला करके, इस तरीके से ग्रोस का एक्चुअल मतलब होता है। और मैक्रोस्कोपिक से तो आप समझ ही गए होंगे। मैक्रो मतलब बड़ा, स्कोपिक मतलब मैक्रोस्कोपिक मतलब कुछ बड़ी चीज़ों की, बड़े स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आई। उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना जो बिना किसी विजुअल एड के या फिर बिना किसी लेंस माइक्रोस्कोप के हम आराम से पढ़ सकें उन स्ट्रक्चर्स को, उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी को ग्रोस एनाटॉमी बोलते हैं। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसका दूसरा नाम होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें हमें जो है, हमें माइक्रोस्कोपिक एड की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कुछ ज़्यादा ही मिनिएचर स्ट्रक्चर्स को, टिश्यूज को। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। तो microscopic anatomy is the study of structures that require a microscope to be seen. Next is embryology. Embryology is the study of the embryo, how it grows, or it is also known as developmental anatomy। डेवलपमेंटल एनाटॉमी यानी कि जब भी एक फर्टिलाइजेशन के बाद जब एक एम्ब्रियो बनना शुरू होता है तो वो किस ऑर्डर में बनता है, कौन सा ऑर्गन किस तरीके से बनता है, उस सब की स्टडी को, उस सब की एनाटॉमी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी या फिर एम्ब्रियोलॉजी। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर बॉडी। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि पहले सेल्स एक तरीके की होती हैं, उनमें से कुछ सेल्स को अलग अलग फंक्शंस मिल जाते हैं, उस चीज़ को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। एक ही तरीके की सेल्स को जब अलग अलग फंक्शंस बन मिल जाते हैं और वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, उस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ग्रोथ, ग्रो अलग अलग ऑर्गन्स कैसे ग्रो करते हैं और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है ऑर्गन्स का या स्ट्रक्चर्स का, उस सब को हम किस में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। अभी हम कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए एनाटॉमी को शुरू करने से, एनाटॉमी की स्टडी को शुरू करने से पहले काफ़ी ज़रूरी होते हैं उन टर्म्स का मतलब जानना। उनमें कुछ टर्म्स होंगी पोजीशन के रिगार्डिंग, कुछ होंगी डायरेक्शन के रिगार्डिंग। और इसलिए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होगा फ्रंट, यानी कि आगे। ए से एंटीरियर और ए से आगे याद रख सकते हैं हम। कोई भी एनिमल होता है उसका एंटीरियर है उसका आगे वाला हिस्सा। लेटरल और एक्सटर्नल। लेटरल, लेटरल है अवे फ्रॉम मीडियल प्लेन। चलो हम आपको इससे अच्छा एक बार पहले एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे इस चीज़ को कि कैसे हम डायग्राम की हेल्प से चलो देखते हैं एक बार कि उससे हमें ज़्यादा विजुअली रिटेन करने में हेल्प मिलेगी। मैं एक बार लोड कर देता हूँ डायग्राम को। तब तक आप लोग
पीछे जो भी चीजें हुई हैं उनमें से अगर कोई भी डाउट आता है तो वो पूछ सकते हो चैट में। ये आ गया हमारा डायग्राम। डायग्राम विजिबल होगा आप सबको। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रोस्ट्रल। जैसे आप लोगों ने, एक बोन होती है, विसरल बोन होती है जो कि नेजल सेप्टम में होती है। कौन सी स्पीसीज के? पिग्स के, स्वाइन की, स्वाइन स्पीसीज में होता है ओसरोस्ट्रम। तो उसमें है, नाक के अंदर होती है बोन। तो जो भी टूवर्ड द नोज को डिनोट करने के लिए टर्म है रोस्ट्रल। फिर है डोर्सल। डोर्सल हम उस सरफेस को बोलते हैं जो बॉडी की स्पाइन की तरफ या बैक की तरफ होता है। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कोलम। तो जो भी प्लेन हमारे बॉडी का या एनिमल की बॉडी का टुवर्ड द टुवर्ड द स्पाइन होता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं डोर्सल पोर्शन या डोर्सल सरफेस। और इसका अपोजिट होता है वेंट्रल। यहाँ आपको दिख रहा होगा कर्सर के नीचे, हमारा कर्सर जहाँ घूम रहा है वहाँ वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब है टुवर्ड द बेली। तो जो भी, जो सरफेस हमारा बेली की तरफ होता है उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल। जैसे कि ये नीचे वाला पोर्शन है वेंट्रल। उसके बाद देखें क्रेनियल और कोडल। ये सब अपोजिट अपोजिट है, क्रेनियल और कोडल। जैसे था डोर्सल ऊपर वाला, वेंट्रल नीचे वाला सरफेस। डोर्सल मतलब पीठ वाला पोर्शन और वेंट्रल मतलब पेट वाला पोर्शन। इसी तरीके से क्रेनियल, यानी कि क्रेनियल किस वर्ड से आया है? क्रेनियम से। क्रेनियम मतलब स्कल का जो है, स्कल की जो बोन होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है उसको क्रेनियम बोलते हैं। तो उससे क्या बनना है? क्रेनियल। क्रेनियल मतलब टुवर्ड द हेड। और कोडल, कोडल है, कोडल वर्टेब्रा भी होते हैं या फिर उसको कोक्सिजियल भी बोलते हैं। तो टुवर्ड द टेल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कोडल। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे मीडियल, जस्ट सेकेंड, हाँ, मीडियन प्लेन। तो मीडियन प्लेन वो प्लेन होता है जो किसी भी एनिमल या ह्यूमन बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब आप सोच लो, दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो सकते हो? वो हमारी बॉडी के मिड लाइन से पास होना चाहिए, तभी हम एक जैसे बाइलेटरल सिमेट्री आएगी, दोनों तरफ एक जैसा तभी दिख पाएगा। तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं? मीडियन प्लेन। और जो भी प्लेन, जैसे इस डॉग के अंदर मीडियन प्लेन ये दिखा रखा है, दिस इज द मीडियन प्लेन। और जो भी प्लेन मीडियन प्लेन के पैरेलल होता है, यानी कि ये तो मिड लाइन पर था पर उसके ही पैरेलल हो, उस प्लेन को बोलते हैं सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन अब की बार फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, एनाटॉमी के एग्जाम में आया था इससे क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे क्रेनियल कोडल हो गया है। प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब है ऊपर की तरफ, पास होना। पी से प्रोक्सिमल, पी से पास होना, किसके पास होगा? बॉडी की मिड लाइन की तरफ होगा, जो उसे बोलेंगे पास होना या प्रोक्सिमल, या फिर ऊपर की तरफ। इसका अपोजिट है, या एंटोनियम एक तरीके से बोल सकते हैं, वो है डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर। डी से डिस्टल, डी से दूर, यानी कि बॉडी से दूर होगा, या फिर लोअर, या फिर बोल सकते हैं कि लोअर रीजन को, लोअर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? डिस्टल। उसके बाद हम चलते हैं पामर और प्लांटर को समझते हैं। जो भी सरफेस, एनिमल की बॉडी का जो भी सरफेस, जैसे हमारे पामर किस वर्ड से आया है? पाम से। पाम का मतलब हथेली। तो जो एनिमल है उसकी हथेली क्या होगी? उसका ये वाले पैर के नीचे ही होगी हथेली। तो जो पोर्शन, जो सरफेस पैर का ग्राउंड के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में टच करेगा उसे क्या बोलेंगे हम? पामर। और ये है फोर लिम्ब के लिए। वही हाइंड लिम्ब के लिए जो वर्ड यूज करेंगे उसका वो वर्ड होगा प्लांटर। प्लांटर किस पोर्शन को बोलते हैं? जो सरफेस हमारी एनिमल की लेग का या
एनिमल के फीट का जो सरफेस ग्राउंड को टच करता है उसे प्लांटर बोलेंगे। इसके बाद हम दो चीजें और पढ़ते हैं, एक है मीडियल और एक है लेटरल। ये चीजें हमें काफी बोन्स की लोकेशन के को जानने के लिए हमें काम में आएंगी। जैसे दिस बोन इज मीडियल टू द बॉडी, और दिस इज लेटरल सरफेस, दिस इज मीडियल सरफेस ऑफ स्कैपुला, ऐसा होगा। तो मीडियल जो सरफेस टुवर्ड द मीडियन प्लेन होगा उसे मीडियल बोलेंगे, और जो सरफेस या जो भी सरफेस होगा टुवर्ड द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स उसे हम बोलेंगे लेटरल। Toward external body part, this is called lateral, and toward the midline of body part or median plane of the body parts is called medial. Everything is clear? ओके, एक प्लेन और रह गया है, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का दूसरा नाम होता है क्रॉस सेक्शनल प्लेन। तो इसमें क्रॉस सेक्शनल प्लेन है ये, जैसे हम इसकी गर्दन को अगर काट दें, इसको ऐसे ऊपर से नीचे काट दें तलवार से, काटना नहीं है पर समझाने के लिए है, तो क्या होगा, वो एक ट्रांसवर्स प्लेन होगा। या फिर इस फिट को इस यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे, फिट अलग हो जाएगा ऊपर वाली बॉडी से, तो उससे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन। आई गेस हमने सारी टर्म्स इसमें जो थी वो तो कर ली हैं। स्टॉप शेयर। अभी हम वापस से अपने नोट्स पर आते हैं। जस्ट इट्स लोडिंग। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे ये टर्म्स के बारे में। तो एंटीरियर का मतलब होता है आगे की तरफ, ए से एंटीरियर, ए से आगे, या फिर फ्रंट की तरफ। लेटरल या एक्सटर्नल का वर्ड अभी हमने समझा था, अवे फ्रॉम मीडियल प्लेन। जो भी मीडियल प्लेन है, मीडियल प्लेन किसे बोल रहे हैं हम, जो बॉडी की मिड लाइन से पास हो रहा है, उससे दूर जो भी सरफेस होगा उसे क्या बोलेंगे, लेटरल, और उसकी तरफ होगा उसे मीडियल बोलेंगे। ऐसे ही पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे की तरफ, या बैक बोल सकते हैं। फिर है मीडियल, मीडियल या इंटरनल हम अभी पढ़ लिया था, क्लोज टू मीडियल प्लेन। सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ। अब है सुपरफिशियल। एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। जैसे कोई वुंड हो जाता है तो उसको सुपरफिशियल वुंड कब बोलेंगे, लाइक स्किन एब्रेशन हो गया, खाल छिल गई, तो वो एक सुपरफिशियल वुंड होगा। पर अगर कोई गहरी गहरी चोट आई है, या कुछ गहराई में काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उससे अंदर तक वाले टिश्यू मसल्स तक पहुंच गया है, या बोन तक पहुंच गई है इंजरी, तो उसे बोलेंगे डीप। तो सुपरफिशियल मतलब क्लोज टू द सरफेस। सरफेस क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी के बाहर के सरफेस होते हैं उससे मतलब है यहाँ सरफेस का। इंफीरियर मतलब अंदर की तरफ या बिलो, नीचे की तरफ। इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, बिलो। फिर है डीप, बीनीथ द सुपरफिशियल, सुपरफिशियल के नीचे, डीप हो गया। प्रोक्सिमल, अपर और सुपीरियर। अभी हमने पढ़ा था प्रोक्सिमल का। अगर लिम्स की चक्कर में हम लिम्स के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे तो प्रोक्सिमल क्या होगा, जो हमारी बॉडी के पास होगा, और डिस्टल क्या होगा, जो हमारी बॉडी के दूर होगा। तो जो पोर्शन लिम्ब का बॉडी से दूर होता है उसे डिस्टल बोलते हैं, या मिड लाइन से दूर होता है उसे डिस्टल बोलते हैं, और जो पास होता है उसे प्रोक्सिमल बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो भी पोर्शन होगा, जो भी स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ होगा, अपर होगा या सुपीरियर होगा, उसे प्रोक्सिमल बोलेंगे। और जो भी डिस्टल होगा, इंफीरियर होगा या लोअर होगा, ये तीनों सिमिलर टर्म्स यूज करेंगे हम उसके लिए। जो भी दूर होगा बॉडी से या नीचे की तरफ होगा, उसके लिए हम डिस्टल यूज करेंगे। क्रेनियल हम जान चुके हैं, टुवर्ड द हेड। कोडल भी पढ़ लिया था, टुवर्ड द टेल। रोस्टल टुवर्ड द नोज। एक्सियल, एक्सियल स्केलेटन सुना हुआ। एक्सिस हो गया, तो हमारी बॉडी की एक्सिस कहाँ से पास होगी, इसका मतलब है टुवर्ड द सेंट्रल लाइन ऑफ बॉडी और एनी बॉडी पार्ट। जो भी बीच की लाइन होती है, बॉडी के बीच की लाइन होती है, उसे एक्सियल बोलेंगे।
तो कुछ भी होगा, मतलब एक्सियल करके कोई भी टर्म हम यूज करेंगे, किसी भी किसके भी साथ हम एक्सियल लगाएंगे, तो उसका मतलब हम समझेंगे कि वो बॉडी की सेंट्रल लाइन या मीडियन लाइन के पास से है, कुछ ना कुछ जरूर। और एबैक्सियल मतलब अवे फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि हमारी बॉडी का एक्सिस क्या होता है या एनिमल की बॉडी की एक्सिस क्या होती है, उसका स्कल, उसके वर्टेब्रल कॉलम, ये सभी तो एक्सिस पर आते हैं, रिब्स, स्टर्नम, एक्सियल स्केलेटन सुना होगा, तो उसमें ये सब चीजें ही आती हैं। उसके बाद हम पामर, पामर अभी देखा था हमने, पाम से, पाम का मतलब हथेली। तो एनिमल की हथेली उसके फोर से बनेगी, तो उसके हम बोलते हैं जो सरफेस ग्राउंड को टच करेगा उसे पामर बोलेंगे, या उसके लिए दूसरा नाम है वोलर। द surface of forelimb that contacts with ground in standing condition, खड़े हुए, जब भी एनिमल खड़ा हुआ तो जो पोर्शन उनका फोर लिम्ब का ग्राउंड से टच होता है उसे पामर बोलेंगे। ठीक वैसे ही हाइंड लिम्ब का जो भी, हाइंड लिम्ब का जो भी, एक सेकंड मैं स्पॉटलाइट ले आता हूँ ताकि, हाँ, तो हाइंड लिम्ब का जो भी पोर्शन ग्राउंड से टच होता है स्टैंडिंग कंडीशन में उसे बोलते हैं प्लांटर। क्या बोलेंगे? प्लांटर। अब आ गया डोर्सल। डोर्सल हमने देखा था पीठ की तरफ, रेफर टू अप डायरेक्शन विद एनिमल इन स्टैंडिंग पोजीशन और टुवर्ड द बैक और स्पाइन। आ गया समझ में? वेंट्रल यानी कि पेट की तरफ, रेफर टू डाउन डायरेक्शन विद द एनिमल इन स्टैंडिंग पोजीशन टुवर्ड बेली और ग्राउंड। अब प्लेन्स के बारे में देखते हैं। प्लेन्स हमने अभी देखे थे, लॉन्गिट्यूडनल या मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन मतलब जो हमारी बॉडी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी जिससे, उसे लॉन्गिट्यूडनल या फिर मीडियन प्लेन बोलेंगे। दूसरा है सेजाइटल या पैरामीडियन प्लेन। ये वो प्लेन होते हैं जो मीडियन प्लेन के पैरेलल होते हैं, ये भी हमने देखा था। ट्रांसवर्स प्लेन, ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन होते हैं। जैसे कि एक भिंडी है, उसको हम नॉर्मली क्या काटते हैं, बीच से काटते हैं, उसकी जो भी, उसके जो पीस बनाते हैं, उस सेक्शन को उस तरीके से काटने को क्या बोलते हैं, या उस प्लेन को क्या बोलते हैं, किस प्लेन में काट रहे हैं उसे, ट्रांसवर्स प्लेन में। डोर्सल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वो प्लेन होता है जो बॉडी को डोर्सल और वेंट्रल रीजन में डिवाइड करता है। द प्लेन कट लॉन्ग एक्सिस ऑफ एनिमल हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड हम आपको बता देते हैं, यहाँ वर्टिकल क्या होता है या हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ये ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे समझ में? और अभी ये, रुको, ये तो कुछ और ही बन गया, मतलब ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट होगा उसे वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ये नहीं है ये वाला। और एक ओब्लिक लाइन होती है, उसे ओब्लिक लाइन क्या होता है, ये ऐसे तिरछी लाइन को ओब्लिक लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है, ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसे डिवाइड करेगा बॉडी को, दो पार्ट्स में करेगा, एक डोर्सल ऊपर पीठ की तरफ वाला, एक वेंट्रल जो पेट की तरफ है। गेट इट? ओके, अभी अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। ये फिर से वही एक और डायग्राम है जो हेल्प करेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ, वोलर, वोलर इज इक्वल टू पामर। वोलर इज इक्वल टू पामर। प्लांटर पीछे वाले पैरों के लिए जो ग्राउंड को टच करेगा, और आगे वाले पैर जो ग्राउंड को टच करेंगे, जो पोर्शन ग्राउंड को टच करेगा उसे वोलर या फिर बोलेंगे पामर। पामर मतलब हथेली से याद रखना, आगे वाले पैरों में या जानवर के आगे वाले पैर ही तो हाथ होते हैं एक तरीके से, तो उस तरीके से याद रखना। रोस्टल टू आर नोज, डोर्सल ऊपर वाला पोर्शन, क्रेनियल हेड की तरफ, कोडल पूंछ की तरफ। आई गेस सब क्लियर ही होगा। अभी हमने ऊपर देखा था, नेक्ड आई से जो स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर लेते हैं, हमें उससे क्या बोलते हैं, ग्रोस एनाटमी। तो ग्रोस एनाटमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम ग्रोस एनाटमी में पढ़ते हैं। सबसे पहला है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो, जहां भी वर्ड आ जाए, जहां भी, उसका मतलब होगा कि रिलेटेड टू बोन। और जो है आर्थ्रोलॉजी है, आर्थ्रोलॉजी है, वो है स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ओस्टियोमलेसिया, मतलब एक मिनरल डेफिशिएंसी होती है एनिमल्स में, जिसके
जिसकी वजह से एक डिजीज होती है ओस्टियोमलेसिया। तो वो किससे बनी है? वो बनी है ओस्टियोवर्ड से, ओस्टियम से, विच मीन्स बोन। आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड सिंडेस्मोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, बोथ ए एंड बी, या कुछ और भी डेस्मोलॉजी दे देंगे। डेस्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिगामेंट्स, सिंडेस्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट्स। उसके बाद है मायोलॉजी। मायो जहाँ भी वर्ड आ जाए दैट इज रिलेटेड टू, ये प्रीफिक्स किस लिए वर्ड यूज करते हैं मायो का? मायो प्रीफिक्स का यूज करते हैं मसल्स के लिए। और लॉजी, लॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी। सो मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स। स्प्लांक्नोलॉजी, स्प्लांक्नोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम। विसरल ऑर्गन क्या होते हैं? जो भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें विसरल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि लीवर एक विसरल ऑर्गन है, हार्ट एक विसरल ऑर्गन है, इंटेस्टाइन आर विसरल ऑर्गन्स। तो उन सब की स्टडी को क्या बोलेंगे? स्प्लांक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स वेसल्स। जो भी वेसल्स हमारे अंदर ब्लड को ट्रांस ब्लड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, उन सब की स्टडी को, हार्ट और वेसल्स की स्टडी को क्या बोलेंगे? एंजियोलॉजी। और कार्डियोलॉजी होगा तो डेट इज स्टडी ऑफ हार्ट, बट अगर एंजियोलॉजी है तो दिस इज स्टडी ऑफ हार्ट एंड वेसल्स। Again, we will break down this word into neuron. Neuro is from neuron, and neuron is the structural unit of nervous system. So it is study of nervous system. Next is aesthesiology. ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस। स्पेशल सेंसेस, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम स्पेशल सेंसेस भी बोलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन। तो इन सब की स्टडी को किसके अंदर काउंट करेंगे हम? एस्थेसियोलॉजी के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे ओस्टियोलॉजी के बारे में। सो ओस्टियोलॉजी डील्स विद कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल। हम बचपन से देखते आ रहे हैं जो हड्डियों का एक बना हुआ फ्रेमवर्क हमें दिखता था लैब्स में, या फिर हम लोगों ने वीएलडीडी के दौरान भी अपने लैब्स में देखा था। एनिमल था वहाँ, कैटल या बफेलो का स्केलेटन होता था। तो वो क्या होता है? स्केलेटन होता है। तो इस ओस्टियोलॉजी डील्स विद कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन। और स्केलेटन किस किस चीज से बना होता है? स्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स, कार्टिलेजेस एंड लिगामेंट्स। अकेली हड्डियां अपने आप में रुक नहीं सकती एक साथ, तो उन्हें ज्वाइंट ज्वाइन करने के लिए, हड्डी को हड्डी से ज्वाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लिगामेंट की। और कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज भी हेल्प करते हैं हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए। आगे पढ़ेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, उस सब में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्केलेटन कैन बी डिफाइंड एज हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी विथ सपोर्ट सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स। आ गया होगा ये तो समझ में। एक्सियल स्केलेटन, एक्सिस, एक्सियल हमने ऊपर भी देखा था। एक्सियल का मतलब है द थिंग दैट पास थ्रू द सेंट्रल लाइन और मिड लाइन ऑफ बॉडी। सो इट, एक्सियल स्केलेटन मीन इट इज कंप्राइज ऑफ, हमारी बॉडी के सेंटर में क्या है? सेंटर या सेंट्रल लाइन किस चीज से बनती है? हमारी बॉडी की सेंट्रल लाइन बनती है बोन ऑफ स्कल, स्कल माने खोपड़ी, खोपड़ी से, वर्टिब्रल कॉलम से, और वर्टिब्रल कॉलम के साथ और कौन जुड़ा रहता है? रिब्स। जो, और आगे की तरफ स्टर्नम, स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन। और अभी हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे तब अच्छे से बताएंगे आप लोगों को कि किस चीज़ का क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में, और उसके उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ लिम्ब। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर किस वर्ड से मिलके बना है? अपेंडिजेस से बना है अपेंडिकुलर। अपेंडिजेस का मतलब है बॉडी पर किसी भी बॉडी के सरफेस के ऊपर कोई भी उभार होता है उसे अपेंडिजेस बोलते हैं। तो स्केलेटन में उभार कौन से हैं ज्यादा? यही है,
लिम्स है, हाइंड लिम्ब, वो फोर लिम्ब। तो जैसे अगर स्किन के ऊपर अपेंडिजेस पूछ लिए जाते हैं तो उसमें क्या क्या होंगे? हेयर्स होते हैं जो स्किन पर, वो एक तरीके के अपेंडिजेस ही होते हैं। तो ऐसे ही अपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ लिम्स। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। ये ज्यादा चीजें लिख रखी हैं वैसे तो इसमें, पर हम मेन मेन चीजें देख लेंगे इससे। या फिर देख लेते हैं एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एक्ट एज रिजिड, acts as a rigid framework to support the body weight, creates cavities, that is skull, thorax, pelvis, to shield मतलब बचाना vital organs like brain, heart, lung। तो जो भी सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनको बचाने का काम कौन करता है? उनको बचाने का काम करता है स्केलेटन। किसी भी मैकेनिकल डिस्टरबेंस से बचाता कौन है? स्केलेटन। मसल अटैचमेंट, स्केलेटन पर मसल अटैच होती हैं, उसके लिए सरफेस प्रोवाइड कर देता है। प्रोवाइड फर्म सरफेस फॉर मसल इंसर्शन, एक्ट एज लीवर्स टू ट्रांसलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन इनटू मूवमेंट। ओके। अब नेक्स्ट है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? बचपन में या फिर हमें शायद +1 में भी पढ़ाया गया होगा। लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लोकोमोशन होता है कि किसी भी एनिमल का या ह्यूमन बीइंग का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसे लोकोमोशन बोलेंगे। और मूवमेंट क्या हो सकता है? मूवमेंट हम हाथ को हिला रहे हैं, पैर को हिला रहे हैं, कान को हिला रहे हैं, वो सब मूवमेंट हो सकता है। तो दोनों में हेल्प करता है लोकोमोशन और मूवमेंट, दोनों में कौन हेल्प करता है? स्केलेटन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा। हेमेटोपोएसिस, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लड फॉर्मेशन। तो ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो कहाँ होती है? बोन के अंदर। तो दिस हाउसेस, skeleton houses red bone marrow, which is responsible for producing new blood cells. Got it? Next is mineral storage. This is also a vital function of skeleton. हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स कहाँ रिजर्व होते हैं? बोन्स में रिजर्व होते हैं। और प्राइमरीली मेन जो मिनरल मिलते हैं हमारी बोन्स में वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस। Act as reservoir for essential minerals, primarily calcium and phosphorus, releasing them into bloodstream when needed। जब भी हमारी बॉडी में कमी होगी किसकी, कैल्शियम या फॉस्फोरस की, वहां से वापस से रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाएंगे ये सब मिनरल्स। और क्या क्या काम है? एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो स्केलेटन है वो एक लिविंग टिश्यू है, नॉन लिविंग नहीं है। उसके अंदर सेल्स हैं, उसके पास कैपेबिलिटी है ग्रो होने की। अगर कहीं से कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ टूट फूट हो जाती है तो उससे सेल्फ रिपेयर करने की उसके पास कैपेबिलिटी है। या फिर रिमॉडलिंग की, अगर फ्रैक्चर हो जाता है, बोन सेपरेट हो जाती हैं, तो वो फिर से रिमॉडल कर सकता है अपनी स्ट्रक्चर को। So this is dynamic growth and repair is also the function of skeleton. Next we will see about composition of bones. First is inorganic salts, another is organic matters. So बॉडी है, ना कि आई एम सॉरी, जो बोन है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। बोन इज हार्ड, तो मतलब किसी ना किसी मिनरल से बना है। तो उसमें इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट से मिलके क्या बनी होती है? बोन। जो कि है 60 to 70% पोर्शन किसका होता है? या फिर बोल सकते हैं टू टू थर्ड पोर्शन किसका होता है? इनऑर्गेनिक का। और ऑर्गेनिक मैटर हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो बोन है उसके पास कैपेबिलिटी है ग्रो होने की, सेल्फ रिपेयर की, यानी कि वो लिविंग है। तो लिविंग है तो उसके अंदर सेल्स भी होंगे। तो वो किसका? ये है 1/3 पार्ट किसका बना होता है? ऑर्गेनिक मैटर का। जिसके अंदर क्या क्या होते हैं? मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल्स होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स भी पास करते हैं, जो है बोन मैरो होता है वो भी लिविंग है, जहाँ रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और फ्लूइड्स वगैरह भी होते हैं बोन के अंदर। तो वो सब क्या बनाता है? ऑर्गेनिक मैटर। अभी बोन में साल्ट कौन सा कितना परसेंट होता है ये और देख लेते हैं, और आज का सेशन यही एंड करेंगे इसके बाद। तो पहला है कैल्शियम फोस्फेट, 86%। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट,
5.8%। सबसे ज़्यादा कौन सा साल्ट होता है, अगर सवाल आ जाएगा तो क्या होगा उसका आंसर? कैल्शियम फॉस्फेट। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 86% ऑफ बोन। देन नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट 5.8। Magnesium phosphate, this is 3%. And other salts like sodium carbonate, sodium fluoride, etc. constitute about 5.2% of the bone salts. So this was for today, and stay connected. If you like, then connect to our live classes on Zoom. अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर या टेलीग्राम आईडी पर, जो कि है @NAVDWPSHEORAN, नवदीप शुरान। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्टे कनेक्टेड, बाय।